गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए हम चैप्टर 6 के बारे में बात करते हैं। इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम बताते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए। कुछ लोग शासक कैसे बने, ये तो एक पॉइंट है जिसके बारे में हमने अलग अलग पॉइंट बनाया है। सब लोग अपना एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो दिया गया है, वही हम आपके सामने पढ़ रहे हैं, जो मैंने है अपने हाथों से लिख के ये नोट्स बनाया है। ऋग वैदिक काल में राजा जन यानी लोग द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले उत्तर वैदिक काल में राजा बनने की प्रक्रिया में परिवर्तित हुई थी। अब कुछ लोग बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए थे। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहित द्वारा संपन्न किया जाता था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों के देख-रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था और जो राजा उसे रोकता था उसके साथ अश्वमेध वाले जो राजा होते थे उनके साथ लड़ाई करनी पड़ती थी। ओके, अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत ही शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। राजा के संग संबंधी भी अनुष्ठान के भाग लेते थे, परंतु अन्य सारे आमंत्रित राजा सिर्फ यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखते थे। यश विश्व अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कर्म अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। और उत्तर वैदिक ग्रंथ होता है ऋग वैदिक के बाद रचे गए ग्रंथों में उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता था। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एवं अन्य ग्रंथ भी शामिल हैं। इनमें शामिल सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। जैसे वर्ण व्यवस्था क्या होती है, पुरोहितों के लोगों के द्वारा 4 भाग वर्गों में विभाजित किया गया, जिन्हें वर्ण कहते हैं। और ब्राह्मण वेदों का अध्ययन जो अध्यापन और यज्ञ करना होता है। क्षत्रिय कहते हैं शासक वर्ग का काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। वैश्य या वैश्य क्या होते थे, इनमें ये लोग करते थे कृषि, पशुपालन और व्यापारी आते थे। और शूद्र क्या करते थे, इनका काम अन्य तीनों वर्णों से सेवा कराना था। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने और अधिकार प्राप्त था, परंतु शूद्र को अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं प्राप्त था। ये तो मतलब ऋग्वेद में जो शूद्र थे उन्हें ही पूजा पाठ करने का या यज्ञ करने का अधिकार उन्हें नहीं दिया गया था। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्गों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। अछूत वर्गों में कुछ शिकारी, शिल्पकारी, शिकारी, चांडाल तथा भोजन संग्रह शामिल थे और इन लोगों के संपर्क में अपवित्र माना जाता था। उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी, क्योंकि यहाँ पुरोहितों का प्रभाव बहुत सीमित था। और जनपद के बारे में जानते हैं। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह होता है, वही जनपद होता है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतर्जी खेड़ा इसमें प्रमुख है। यहाँ लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियाँ तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान जैसे दाल, गन्ना, दालें, गन्ना तथा तिल और सरसों जैसी फसलें उगाते थे। खुदाई में कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के चित्रित धूसर पात्र मिला है। इन बर्तनों पर चित्रकारी आमतौर पर सरल रेखाओं का ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है महाजनपद। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे और इन जनपदों को महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों में एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाही के नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था और कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। प्राचीन बौद्ध साहित्य अगुंतर निकाल सिस्टीन महापदों को सूचित किया जाता था। आगे की टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा मेहनत अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।